Everyone, welcome to my channel. Today we are going to study about oogenesis and menstrual cycle. लास्ट वीडियो में आपको याद ही होगा हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था और गैमेटोजेनेसिस में भी हमने सबसे पहले क्या चीज़ कंप्लीट की थी, स्पर्मेटोजेनेसिस। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो आज हमारे ये 2 टॉपिक भी पूरे हो जाएंगे। अब लास्ट जो मैं वीडियो कवर करूँगी उसमें मैं आपके बचे हुए 3 टॉपिक भी कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं सबसे पहले वो है गैमेटोजेनेसिस का oogenesis प्रोसेस। oogenesis का मतलब क्या होता है? जब गैमेटोजेनेसिस हो किसी की भी बॉडी में या किसी भी फीमेल की बॉडी में, किसके लिए? एक फीमेल गैमीट बनाने के लिए। और फीमेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं? ओवा एंड एग। ठीक है, तो इसको हम सिंपली लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि जब एग की फॉर्मेशन के लिए गैमेटोजेनेसिस होती है फीमेल की बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? oogenesis। समझ में आ गया? ओके, देखो oogenesis में हम 3 स्टेजेस पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मियोटिक फेज। ठीक है, मियोटिक फेज को हम मैचुरेशन फेज भी बोलते हैं। और ये 3 हमारे पास मेन यहाँ पर स्टेजेस हैं जो अभी मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए कि क्या क्या है इसमें, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? जो भी हमारा ऊगोनिया है उसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, मींस माइटोटिक डिवीजन होता है उनके बीच में, जिसकी वजह से सेल जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। और इन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऊगोनिया बोलते हैं, जो कि डिप्लॉयड होती हैं। ठीक है, उनके पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद आता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि जो कुछ ही ऊगोनिया ऐसे होते हैं जिनमें ग्रोथ फेज होती है। ठीक है, मतलब साइज इंक्रीज होता है। और वही जिनके अंदर, जिन oogonia के अंदर ग्रोथ फेज होती है, वही आगे क्या कहलाते हैं? प्राइमरी oocyte कहलाते हैं। और यही प्राइमरी oocyte जो है वो आगे जाके कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, उसके बाद आते हैं मियोटिक फेज में। मियोटिक फेज में क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी oocyte है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है और वो 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, जिसमें से एक तो आपका बन जाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखिए डायग्राम, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक ऊगोनियम है। ठीक, ऊगोनियम कब बनता है? जब हमारी जो फीमेल है वो फीटस की फॉर्म में होती हैं, तभी से ही उनकी बॉडी में oogenesis का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करा रहे हैं हम बहुत सारे। और ये जो ऊगोनियम है ये क्या करता है? उसके बाद जब इसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस के बाद ये ऊगोनिया कहलाता है। ऊगोनिया में क्या होगा? यहाँ पे अराउंड 2 मिलियन oogonia फॉर्म्ड होते हैं एक फीटस की बॉडी में। ठीक है, और उसके बाद फीमेल की बॉडी में कोई भी oogonia नहीं बनता है। ये बात आपको याद रखनी है कि अराउंड 2 मिलियन oogonia आर फॉर्म्ड इन द ओवरी ऑफ अ फीटस एंड नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर दैट। समझ में आ गया ना? तो यही चीज़ आपको याद रखनी है कि जो oogonia है वो फीटस की ही ओवरी में बनेगा। ठीक है, उसके बाद उसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस के बाद क्या शुरू हो जाएगा? ग्रोथ फेज शुरू हो जाएगा। अब जब ग्रोथ होगी किसमें? oogonia में, तो वो आगे जाके एक नया स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। फिर इसी प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होता है? मियोसिस 1 होती है। ठीक है, मियोसिस 1 होने के बाद ये जो प्राइमरी oocyte है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक पोलर बॉडी बना लेगा जिसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आपको इन्होंने दिखाई हुई है। और दूसरा वो क्या बना लेता है? सेकेंडरी oocyte। ये आपको याद रखना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब ये मियोसिस 1 होता है तो इसमें जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 डिप्लोटीन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो प्राइमरी oocyte है वो किस फेज में जाकर अरेस्ट होता है। ठीक है, तो प्रोफेज 1 डिप्लोटीन में जाकर जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इसमें क्या है? प्राइमरी oocyte में क्या होगा? मियोसिस 1 होती है। मियोसिस 1 होने के बाद ये किस में चेंज हो जाता है? दो
एक तो पोलर बॉडी बना रहा है और एक ये सेकेंडरी oocyte बना रहा है, ठीक है। फिर ये जो सेकेंडरी oocyte है यहाँ पर फिर से इसमें डिवीजन होता है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस 2। फिर दोबारा से मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 होने के बाद हमारे पास बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम। समझ में आया? तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, oogoनियम था। फिर माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के बाद हमें क्या मिला, मिलियंस ऑफ oogonia मिले। फिर उनमें ग्रोथ हुआ। ग्रोथ हर oogonia में नहीं होती है, कुछ ही oogonia में ग्रोथ होती है। जो ग्रोथ फेज को क्लियर कर लेंगे वो आगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो प्राइमरी oocyte है फिर इसके अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस 1 होता है, जिसके बाद ये अपने आप को 2 सेल्स में डिवाइड कर लेता है। एक कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी में और दूसरा बना लेता है सेकेंडरी oocyte। समझ में आया? उसके बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें मियोसिस 2 का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हमारे पास बनता है सेकेंड पोलर बॉडी और उसके साथ साथ एक ओवम भी बन के तैयार हो जाता है। फिर यही ओवम आगे क्या करेगा, अब इसमें आपको पहले ये भी याद रखना है। देखो अभी हमने पढ़ा था प्राइमरी oocyte जो है वो किस में अरेस्ट होता है, प्रोफेज 1 डिप्लोटीन में, और सेकेंड जो सेकेंडरी oocyte है वो कब अरेस्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये मेटाफेज में अरेस्ट होता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जब आपके पास प्राइमरी oocyte होगा तो वो अरेस्ट होगा प्रोफेज 1 डिप्लोटीन में, और जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो अरेस्ट होगा मेटाफेज में। समझ में आ गया? उसके बाद आपके पास 2 कंडीशन बनती है, या तो स्पर्म आएंगे या फिर स्पर्म नहीं आएंगे, है ना। अगर स्पर्म आते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर तो क्या होगा, देखो एक बहुत सिंपल सी बात है। ये जो सेकेंडरी oocyte है, अगर मैं आपको ओवरी के डायग्राम की तरफ ले जाऊं तो ओवरी में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ग्राफियन फॉलिकल बन के तैयार हो जाता है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसी के अंदर एग होता है, ठीक है, ओवम होता है। इसके बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के प्रोसेस क्या होता है, ओव्यूलेशन विच द ओवम इज रिलीज्ड ऑन द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। तो ओव्यूलेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओवम जो है वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके बाहर निकल जाता है और कहाँ पहुँच जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्प्यूला होता है। जब स्पर्म मूव करते हैं थ्रू वेजाइना इनटू द फीमेल बॉडी, देन क्या होता है, ये जो स्पर्म है ये फीमेल के गैमेट के साथ मींस ओवम के साथ फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और इस फर्टिलाइजेशन को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी भी बोल सकते हैं, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद ही मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि जो मियोसिस 2 है वो फीमेल की बॉडी में कब कंप्लीट होता है, तो किस टाइम पर कंप्लीट होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद मियोसिस 2 फीमेल की बॉडी में कंप्लीट होता है। समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। देखिए ये है वो डायग्राम जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रही थी। यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बना। देखो अभी हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ठीक है, क्या कहलाया, oogenesis कहलाया। अब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फॉलिकल का। तो फॉलिकल के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल बना, देन हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, और उसके बाद हमारे पास टर्शरी फॉलिकल बनता है। 3 फॉलिकल बन गए। उसके बाद जो टर्शरी फॉलिकल है जब उसमें और ज़्यादा ग्रोथ होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में। इसी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, ओवम होता है। और जब हमारी बॉडी में हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, अब आपको यह भी याद रखना है कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं फीमेल की बॉडी में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। जब इनका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद एग जो है वो ओवरी से बाहर आ जाता है और कहाँ मूव करता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब का जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पर, या स्टार्टिंग पॉइंट आप बोल सकते हो उसको, स्टार्टिंग पॉइंट पर हमारे पास फिम्ब्राई होते हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ओवा को कलेक्ट करते हैं ओवरी से और उसको कहाँ पहुँचाते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर लेके जाते हैं, एम्प्यूला वाले रीजन में। एम्प्यूला में ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब ये जो एम्प्यूला है, अगर यहाँ पर ओवा के साथ साथ ही
स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया। अगर स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा? जो हमारा यूट्रस की वॉल थी, जो एंडोमेट्रियम थी, उसने अपने आप को जब रेडी किया था ओवा को इम्प्लांट करने के लिए, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, जो यूट्रस की वॉल्स हैं वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट करती हैं, उसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब स्पर्म ही नहीं आए तो ओवा फर्टिलाइज भी नहीं होगा, ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो एम्ब्रियो में कैसे कन्वर्ट होगा? ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसके बाद जो यूट्रस है वो अपनी एंडोमेट्रियम वॉल्स को शेड ऑफ कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो भी अभी मैं आपको आगे कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, अब क्या होता है, ओवा तो चला गया फैलोपियन ट्यूब में, अब हमारे पास बचता है प्रोसेस जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारे पास एक ही चीज़ बची है, वो है कॉर्पस ल्यूटियम। ओवा तो बाहर निकल गया है, लेकिन अब क्या बचा है हमारे पास? सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम बचा है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम अब क्या करेगा? डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा ओवरी का प्रोसेस, जिसमें हमारे पास फोलाइकल बन रहे हैं। ग्राफियर फोलाइकल से क्या हो रहा है? ओवा रिलीज हो रहा है और फेलोपियन ट्यूब की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर मैंने थोड़े से नोट्स दिए हुए हैं, आप इसको भी एक बार रीड कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने काफ़ी शॉर्ट में इनको लेकर लिखा हुआ है, तो आप इनको रीड कर सकते हैं अपने आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अभी मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें हैं। कब होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? जब एग जो है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, तो ना फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से जो यूट्रस की वॉल्स हैं वो शेड ऑफ कर जाती हैं, और उस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास 2 स्टेजेस आती हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम होती है, मीन्स किस एज में? प्यूबर्टी की एज में, तो उसको हम बोलते हैं मीनार्ट। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक एवरेज अगर मैं टाइम ड्यूरेशन बताऊं तो 28 से 29 डेज के बाद शुरू हो जाती है। ठीक है, ओवा रिलीज होता है, ओवा रिलीज हुआ, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उसके बाद क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, यही प्रोसेस आगे चलता रहेगा सालों साल, लेकिन फिर क्या आएगा? एक और स्टेज आती है इसमें, जिसको हम बोलते हैं मीनोपोज। मीनोपोज का मतलब है जब किसी फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मीनोपोज। ठीक है, ये जो एज है वो है 45 to 50 ईयर्स, और इसमें क्या होता है कि जो भी फीमेल है अब वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं रहेंगी, उनकी जो रिप्रोडक्टिव एज है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अगर मैं एक सिंपली सी टर्म बताऊं आपको कि जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है किसी भी फीमेल की बॉडी में वो कब से कब तक रहती है, तो अब हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं कि मीनाक से लेकर मीनोपोज तक की रिप्रोडक्टिव फेज़ होती है। उसके बाद किसी भी फीमेल को मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता है, और उनकी बॉडी में ओवा का सिक्रीशन भी नहीं होता है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 3 फेजेस हैं। ठीक है, 3 फेजेस आपको ये याद रखने हैं। कौन कौन से फेज है? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? सबसे पहले एग फर्टिलाइज, जो एग है वो एग फर्टिलाइज हुआ, मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप ये नोट्स तो छोड़ दो, इनको अगर मैं रीड करने बैठी तो बस पढ़ लिया हमने, तो मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके जाती हूँ। 1 मिनट, ये देखिए डायग्राम देखिए आप। इसमें हम 3 फेजेस पढ़ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज है, फॉलिकुलर फेज है और ल्यूटियल फेज है। सबसे पहले फॉलिकुलर फेज की तरफ चलिए। मेंस्ट्रुअल फेज तो भी छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ डिसइंटीग्रेशन है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का। अब हम आ रहे हैं फॉलिकुलर फेज पर, जब फोलाइकल बनते हैं। अभी हमने 3 तरह के फोलाइकल पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। उसके बाद हमने ग्रोथ पढ़ा उसमें, तो तब किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ था? ग्राफियन फोलाइकल का। ठीक है, अब क्या होता है? जैसे ही फीमेल की ओवरी में या फीमेल की बॉडी में जब एलएच का सिक्रीशन बढ़ जाता है, एलएच बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और एलएच आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, जब एलएच का सिक्रीशन हो जाएगा तो वो क्या करेगा? एलएच के इंड्यूस होते ही ग्राफियन फोलाइकल रप्चर हो जाता है। रप्चर हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल भी उसके साथ साथ ही बढ़ता है। तो जब एस्ट्रोजन और एलएच का लेवल बढ़ जाता है फीमेल की बॉडी में, उस टाइम पर ही ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर से एलएच और
एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, और जब ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद लेवल बढ़ता है प्रोजेस्टेरोन का, जब हमारी बॉडी में कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जब हमारी बॉडी में कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है उसी फेज़ को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं। इसी फेज़ को हम सिक्रीटरी फेज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस टाइम पर क्या होगा, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो एंडोमेट्रियम को फिर से प्रिपेयर कर देता है, पहले की तरह ही उनकी वॉल्स को दोबारा से बना देता है। ठीक है, और आगे अब ये हेल्प करेगा जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको इम्प्लांट करने के लिए। ठीक है, तो ल्यूटियल फेज़ में क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या करेगा, उसका फॉर्मेशन होगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होगा फीमेल की बॉडी में, जो किस में हेल्प करेगा, एंडोमेट्रियम को फिर से मेंटेन करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। इस पूरे यूनिट में यही चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको पढ़ाई हैं। अब सिर्फ आपके 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पूरे कर देंगे, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं आपको कुछ दिनों में एक क्वेश्चन बैंक भी दूंगी, आप उसको भी प्रिपेयर कर लेना, वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।